हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरुचि सिंह। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे अपने लास्ट 20 क्वेश्चंस, जो कि हमारा सीटेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का लास्ट वीडियो है ये। आई होप कि आपको अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही यूज़फुल और बहुत इम्पॉर्टेंट आगे के एग्ज़ाम्स में आपको समझ आएगा। उसी के साथ आज हम लोग अपना लास्ट ये सीरीज़ ख़त्म करेंगे। उसके बाद भी आपका जैसा रिस्पांस रहेगा, आपको अगर क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं आगे भी और इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियोस बनाऊंगी। आप अपने रिव्यूज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शंस में कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, ये आपके लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं हैं। उसको ही ध्यान में रख करके आप इस तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं अगर, तो मैं आगे भी आपके लिए ऐसे क्वेश्चंस लाते रहूँगी। तो बिना किसी डिले के हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, अ टीचर शुड, एक टीचर को होना चाहिए, ट्रीट एरर्स कमिटेड बाय स्टूडेंट्स एज ब्लंडर्स एंड टेक सीरियस नोट ऑफ ईच एरर। कभी नहीं उसकी गलतियों को उसके ब्लंडर नहीं समझना चाहिए और ना ही उसमें स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने चाहिए। मेजर सक्सेस एज द नंबर ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स। उसको एक सक्सेस मेजरमेंट के जैसा इस्तेमाल करना चाहिए अगर वो कम मिस्टेक्स करने लगे तो ये भी बिल्कुल नहीं है। नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। बच्चों को उस समय नहीं सुधारना चाहिए जब वो अपने आइडियाज़ को व्यक्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं। फोकस मोर ऑन लेक्चरिंग एंड प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर नॉलेज। लेक्चर पे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए और उनको नॉलेज का फाउंडेशन प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये सब में से हमारा जो सबसे बेस्ट और अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डैट इज नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। अब ऐसा क्यों कह रहा है? तो अगर बार बार टीचर इंटरप्ट करता है स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट्स इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील करने लगते हैं। इसलिए इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच सेज अ टीचर शुड नॉट करेक्ट स्टूडेंट्स वाइल दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट आइडियाज़। ये था हमारा पहला क्वेश्चन। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 82। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या नहीं है? गोल डायरेक्टेड, a skill that can be learned and practiced, about numerical ability based on the understanding and use of sequenced steps। तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट क्या नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में है नॉट, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नॉट अबाउट न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब तो क्वेश्चन आता है कि अगर वो न्यूमेरिकल एबिलिटी क्या नहीं है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? तो प्रॉब्लम सॉल्विंग गोल डायरेक्टेड हो सकता है, एक ऐसा स्किल हो सकता है जो कि लर्न किया जा सकता है और प्रैक्टिस किया जा सकता है, और ये हमारे बेस्ड होता है हमारे अंडरस्टैंडिंग और यूज़ के सीक्वेंस स्टेप्स का। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसिस्ट ऑफ यूजिंग द जेनेरिक और एड हॉक मेथड। कैसे? इन अ सिक्वेंशियल मैनर फॉर फाइंडिंग द सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। ये हमारा कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारे मेंटल स्किल्स का। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। पार्शियल रीइंफोर्समेंट, पार्शियल रीइंफोर्समेंट क्या है? ऑप्शन ए इज मोर इफेक्टिव दैन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, प्रभावशाली है कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट से। इज लेस इफेक्टिव दैन कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, कम प्रभावी है। कैनॉट बी अप्लाइड इन एक्चुअल क्लासरूम, एक्चुअल क्लासरूम में इसको अप्लाइड नहीं किया जा सकता है। वर्क्स बेस्ट इन ट्रेनिंग एनिमल्स, ये सबसे अच्छा काम करता है एनिमल्स को ट्रेन करने में। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, डैट इज 83 क्वेश्चन नंबर का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच सेज partial reinforcement is less effective than continuous reinforcement। partial reinforcement में जो हमारे learned behavior होते हैं वो acquired किया जाता है slowly as responses are reinforced only part of the time। partial मतलब ही होता है half time या कुछ समय के लिए। वहीं पे अगर हम लोग बात करें कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट की तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है बिटवीन द बिहेवियर एंड द रिस्पॉन्स, as the desired behavior is reinforced every single time it occurs। जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब रीइंफोर्समेंट होता है। इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा जो पार्शियल रीइंफोर्समेंट है वो कम प्रभावशाली है एज कम्पेयर टू कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। आई होप कि आपको यहाँ तक
आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं और हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, द एम्फेसिस फ्रॉम टीचिंग टू लर्निंग कैन बी शिफ्टेड बाय। टीचिंग को किस तरीके से हम लोग लर्निंग में शिफ्ट कर सकते हैं? अडॉप्टिंग द चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, इनकरेजिंग रोट लर्निंग, अडॉप्टिंग फ्रंटल टीचिंग, फोकसिंग ऑन एग्जामिनेशन रिजल्ट्स। So the right answer of question number 84 is option number A, which says adopting the child-centered pedagogy. The emphasis from teaching to learning can be shifted by adopting the child-centered pedagogy. अगर हम लोग बात करें child-centered pedagogy की, तो it lays emphasis on child learning rather than teacher-centered teaching. ठीक है, ये फैसिलिटेट करता है हमारा लर्निंग एज पर द नीड्स एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ अ चाइल्ड। तो इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देख लेते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 85, विच सेज इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशंस के लिए नीचे दिए गए ऑप्शंस में से अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट कौन सा है? सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, encourages strict admission procedures, includes the indoctrination of facts, includes teachers from marginalized group। तो अगर हम लोग बात करें इंक्लूसिव एजुकेशन की, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम। इन इंक्लूसिव एजुकेशन जो स्टूडेंट्स होते हैं डिफरेंट एबिलिटीज़ के, वो साथ में पढ़ाई करते हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव क्लासरूम में डाइवर्सिटी बहुत अच्छे तरीके से देखी जा सकती है, और इंक्लूसिव क्लासरूम का हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है इज़ टू मैक्सिमाइज द पोटेंशियल ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 85 तक सारे क्वेश्चंस क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 86, विच सेज विच, यहाँ पे ऑफ होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनमें से हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स, ऐसे टाइप क्वेश्चन। सो इसका हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ट्रू और फॉल्स। अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कि हमारा स्पेसिफिक आंसर होता है और उसमें कोई भी ओपिनियन के लिए जगह नहीं होती है, और इसके लिए हमारा बेस्ट ऑप्शन है ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये हमारा एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन है जिसका सिर्फ एक ही सही आंसर हो सकता है। नो नीड ऑफ थिंकिंग एनी मोर। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 87, द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग वॉज प्रमोटेड बाय। इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग को किसने दिया? जीन पाइगेट, वाइगोत्स्की, गेस्टल थ्योरिस्ट, पैवलोव। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, गेस्टल थ्योरिस्ट। जो हमारा इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है वो हमारा प्रोपाउंड किया गया है बाय गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट, जिसमें कि हमारे कौन कौन आ जाते हैं? तो सबसे पहला वोल्फगैंग कोहलर और मैक्स रिटहाइमर, कर्ट कोफका, ये सारे हमारे कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि गेस्टल साइकोलॉजिस्ट कंसिडर करता है। इनका मानना था कि जो लर्निंग प्रोसेस है किसी भी इंडिविजुअल का, उसमें होल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैन इट्स पास्ट। ये जो टाइप ऑफ लर्निंग जो डिमांड करता था उसमें लॉजिकल और क्रिएटिव टाइप ऑफ थिंकिंग को। तो इसके साथ ही हम लोगों ने देखा कि इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसके द्वारा प्रोपाउंड किया गया? तो गेस्टल साइकोलॉजिस्ट, विच कंसिडर्ड वोल्फगैंग कोहलर, मैक्स रिटमायर, कर्ट कोफका एटेल, ये सारे हमारे गेस्टल साइकोलॉजिस्ट के अंदर आ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 88 में, डैट इज मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग के दौरान मोटिवेशन क्या है? मेक्स लर्नर्स थिंक यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शनल में थिंकिंग करने के लिए, सोचने के लिए लर्नर को मोटिवेट करना। क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स, शार्पन्स द मेमोरी ऑफ लर्नर्स, डिफ्रेंशिएट्स न्यू लर्निंग फ्रॉम ओल्ड लर्निंग। तो हमारा इसका सबसे अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 88 का, वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, विच सेज मोटिवेशन इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। मोटिवेशन
अगर लर्निंग के टाइम पे दिया जाए तो वो एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है लर्निंग के लिए यंग लर्नर्स के बीच। थोड़ी सी अगर बात करें हम लोग मोटिवेशन की, तो ये टर्म जो है हमारा वो डिफाइन किया गया है रिली एंड लेविस के द्वारा 1983 में, एज अ प्रोसेस दैट हेल्प्स टू डायरेक्ट अ लर्नर्स इंटरनल एनर्जी टुवर्ड्स वेरियस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इन हिज और हर एनवायरनमेंट। ये एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है फॉर लर्निंग अमंग यंग लर्नर्स। इसी के साथ हम लोगों ने अभी तक 88 क्वेश्चंस कर लिए हैं और अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके सामने ये रहा आपके स्क्रीन पे। द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज द। वो स्टेज को किस नाम से जाना जाता है जिसमें चाइल्ड सोचना शुरू कर देता है लॉजिकली ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स के बारे में। आइदर इट इज कॉल्ड एज प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सही आंसर क्या होगा हमारा? तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब अगर हम लोग बात करें कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इस पर्टिकुलर स्टेज में जो चिल्ड्रन होते हैं वो कैन रिलेट टू कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन। वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं एक लॉजिकल वे में, और उनके जो थॉट प्रोसेस हैं वो ज़्यादा रैशनल और डेवलप्ड हो जाते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 90, विच सेज डैश इज कंसिडर्ड अ साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। इसमें से कौन सा एक मोटिवेटेड टीचिंग का साइन है? ऑप्शन ए, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, पिन ड्रॉप साइलेंस in the class, maximum attendance in the class, remedial work given by the teacher। तो क्वेश्चन नंबर 90 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा मोटिवेटेड टीचिंग का हमारा साइन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स। अगर हम लोग बात करें क्वेश्चनिंग बाय स्टूडेंट्स, तो इसको एक कंसिडर किया जाता है हमारा एक साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग। मोटिवेटेड टीचर हमेशा इनकरेज करता है अपने स्टूडेंट्स को टू कम अप विथ वेरियस क्वेश्चंस रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम। वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि एक फ्री इन्वायरमेंट क्रिएट करता है फॉर क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन। ये हमारा एक मोटिवेटेड टीचर की क्वालिटी है। इसी के साथ हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 91, विच सेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डू चिल्ड्रन बिकम एक्टिव मेंबर्स ऑफ देयर पीयर ग्रुप। कौन से फॉलोइंग स्टेज में बच्चे एक एक्टिव मेंबर के जैसा एक्ट करते हैं अपने पीयर ग्रुप में? अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, अडल्टहुड। तो क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? The right answer is option number C, that is adolescence। adolescence एक ऐसा पीरियड है जब हमारा children wish to prove themselves and want to be known as individuals who are independent in thoughts and actions। और ये जो हमारा स्पिरिट है चिल्ड्रन का is led by peer pressure। peer pressure में वो चाहते हैं कि उनका खुद का एक इंडिपेंडेंट थॉट और एक्शन हो, और वो खुद के नोन एज अ इंडिविजुअल, अपने इंडिविजुअल पे वो जाने जाएं। उनके जो विश होता है वो होता है कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 92, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इज अ पार्ट ऑफ। कॉन्सेप्ट्स का डेवलपमेंट एक पार्ट है इमोशनल डेवलपमेंट का, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का, या सोशल डेवलपमेंट का। तो क्वेश्चन नंबर 92 को जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को और किस डेवलपमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसको हम लोग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये हमारा डिपेक्ट करता है कि हाउ द थिंकिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ चाइल्ड डेवलप्स और चेंजेस फ्रॉम वन डेवलपमेंटल स्टेज टू अनदर। ये हमें ये दर्शाता है कि किस तरीके से बच्चों का जो सोचने का क्षमता है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में बदलते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 93, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन डिस्प्ले एनिमिज्म? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज,
फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 93 का जो आंसर हो जाएगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में चिल्ड्रन डिस्प्ले एनिमिश एज दे बिलीव दैट inanimate objects, for example toys, have human feelings and intentions। तो इसलिए प्री ऑपरेशनल स्टेज को हम लोग कहते हैं कि ऐसा स्टेज है जिसमें बच्चे एनिमिज्म डिस्प्ले करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो टॉयज़ है, खिलौने हैं, उनके पास भी ह्यूमन फीलिंग्स है। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी हमारे प्रीवियस वीडियोस हैं वो सब आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सुरुचि सिंह पे मिल जाएगा। मैं लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको इस वीडियो के नीचे, तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियोज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी टीचिंग जॉब के लिए, उसका जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है और हर एक एग्ज़ाम में आता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एस्टेट हो, हमारा KVS हो, CTET हो, सबके लिए, तो आप इन सारे क्वेश्चंस को, इन सारे वीडियोस को ज़रूर देखें। और अगर आपकी कुछ भी रिकमेंडेशंस है, आप किसी भी अलग टॉपिक पे, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप अपने ओपिनियन भी शेयर कीजिए मेरे साथ मेरे कमेंट सेक्शन में। आप मुझे अपने रिव्यूज़ बताइए मेरे वीडियोस के रिगार्डिंग कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल हैं, जिससे कि मुझे इसको इम्प्रूव करने में एक हेल्प मिलेगी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 94। अकॉर्डिंग टू पाइगेट्स थ्योरी चिल्ड्रन लर्न बाय। पियाजो के अनुसार, पियाजो के थ्योरी के अनुसार बच्चे सीखते हैं मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन बाय पेइंग ड्यू अटेंशन। सारे इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करके, बहुत ध्यान लगा करके, याद करके। स्काफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय मोर एबल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। स्काफोल्डिंग की हेल्प से द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन चेंजिंग देयर बिहेवियर व्हेन ऑफर्ड अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, which says the process of adaptation. According to Piaget, children learn through adaptation. अब adaptation क्या है? तो adaptation हमारा एक प्रोसेस है of getting familiarized with the world. वर्ल्ड से familiarized होने का एक प्रोसेस। Children create new structures to deal with their changing surroundings. इसलिए पियाजो की थ्योरी के अनुसार बच्चे सीखते हैं अडेप्टेशन की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 95। व्हेन अ कुक टेस्ट फूड ड्यूरिंग कुकिंग इट मे बी अकीन टू। कोई भी कुक खाना बनाते वक्त खाने को टेस्ट करता है। इट मे बी अकीन टू असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट एंड लर्निंग। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग हमें बताता है ये एसोसिएटेड है विद द फॉर्मेटिव एंड डायग्नोस्टिक मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें जो हमारा ये टेस्टिंग ऑफ फूड वो कर रहा है ड्यूरिंग कुकिंग, ये एक असेसमेंट है जो कि वो लर्निंग के लिए कर रहा है। इसलिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा डैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 96। One of the main characteristics of emotionally motivated children is there. Emotionally motivated children का एक main characteristics इसमें से कौन सा है? Overreactive nature, introvert nature, balanced way of presenting their viewpoints, melancholic demeanor. तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का, that is option C, which says balanced way of presenting their viewpoints. Emotionally motivated children आर, इनका एक बेसिक और मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनका जो प्रेजेंटिंग करने का स्टाइल होता है, इनका व्यू पॉइंट्स, वो एक बैलेंस्ड वे में होता है। ऐसा माना गया है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एज पर थेयर, न्यूमैन और मैकक्लेन के द्वारा इमोशन जो है वो हमारा बहुत हद तक रिलेटेड है मोटिवेशन से, इन सच अ वे दैट ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू एग्जीक्यूट थिंग्स दैट दे होप वुड लीड टू हैप्पीनेस। कि वो काम करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है, उनको ऐसा होप रहता है सेटिस्फैक्शन और पॉजिटिव इमोशन कुछ डिग्री तक प्रोवाइड करे। तो इसके साथ ही हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 97। लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज टू।
ask as many questions as possible both inside and outside the class, actively interact with other learners in group work, participate in as many co-curricular activities as possible, memorize all the answers to questions which the teacher may ask. तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज टू. ध्यान रखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा कह रहा है नॉट टू बी. So the right answer of the question number 97 is option D, which says memorize all the answers to questions which the teacher may ask. कभी भी learners को अगर हम लोग encourage करते हैं to memorize answers that may be asked to them, तो वो एक create करता है, एक lead करता है negative environment of for learning को. यहाँ पे जो भी हमारा value होता है अंडरस्टैंडिंग का, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है वो नेग्लिजिबल हो जाता है और टोटल फोकस शिफ्ट हो जाता है हमारे मेमोराइजेशन पे. इसलिए लर्नर्स शुड नॉट बी इनकरेज टू मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस विच द टीचर में आस्क. उनको हमें लर्नर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ सके. पहला ऑप्शन जो हमारा कहता है दैट इज़ इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लास. एक्टिवली इंटरैक्ट कर सकें अदर लर्नर्स के साथ ग्रुप वर्क में और बहुत सारे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके. लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था दैट इज़ नॉट टू बी इनकरेज टू. तो उन्हें किस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए? दैट इज़ टू मेमोराइज ऑल द आंसर्स टू क्वेश्चंस विच द टीचर में आस्क. जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा जा सके उसके सबको उनको याद करके अगर आने के लिए हम लोगों को उसको इनकरेज नहीं करना चाहिए. इसी के साथ हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 98, which says a good textbook avoids. एक अच्छी किताब अवॉइड करता है जेंडर बायस को, जेंडर सेंसिटिविटी को, जेंडर इक्वालिटी को या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को. तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दैट इज जेंडर बायस को. अगर हम लोग बात करें जेंडर बायस को तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट डालता है ऑन the minds of both the genders, making them perceive wrong notions about their development, existence और significance. ये दोनों जेंडर पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, उनके नोशन ऑफ थिंकिंग पे, उनके डेवलपमेंट पे, उनके एग्जिस्टेंस पे, उनके सिग्निफिकेंस पे. अगर इस ग्रेट सोशल ऑब्स्टेकल को हम लोग रिमूव करते हैं तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, अगर टीचर इस ग्रेट सोशल ऑब्स्टेकल को दूर करना चाहते हैं तो वो अपने पेडागोगिकल प्रैक्टिसेस में इसको देख सकते हैं और एक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं इस सोशल ऑब्स्टेकल को हटाने में. इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 99. द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रन इज. सबसे बेस्ट तरीका क्या है मॉरल वैल्यूज़ को बच्चों के अंदर डालने का? टू गिव मोरल लेक्चर्स इन द मॉर्निंग असेंबली. सुबह के मॉर्निंग असेंबली में उनको मोरल लेक्चर्स देना. टू पुट अक्रॉस अ सिचुएशन एंड आस्क स्टूडेंट्स टू टेक अ डिसीजन. उनको एक सिचुएशन में डालना और बच्चों को एक पूछना उनसे कि वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हैं. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स एंड एल्डर्स. डेमोन्स्ट्रेट करके उनको टीचर्स या एल्डर्स के द्वारा बताना मॉरल वैल्यूज़ को. टू टीच स्टूडेंट्स हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इमॉरल. बच्चों को ये पढ़ा के, ये सिखा के कि किस तरीके से मॉरल और इमॉरल के बीच में डिफ्रेंशिएट करते हैं. तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विच सेज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज़ बाय टीचर्स एंड एल्डर्स. लर्निंग प्रोसेस को अगर ऑब्जर्वेशन के द्वारा कराया जाए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट, बहुत अच्छा इफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू जो लेक्चर्स दिया जाए. डेमोन्स्ट्रेशन अगर हम लोग करते हैं मॉरल वैल्यूज़ का, टीचर्स करते हैं या एल्डर्स करता है, तो ये चिल्ड्रन को इंस्पायर करता है टू ग्रो अप इनटू वेल मैनर्ड इंडिविजुअल्स में. और इसी के साथ हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे दैट इज क्वेश्चन नंबर 100. और ये हमारे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है दैट इज जो हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी का जो हमने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 100 क्वेश्चंस का ये सीरीज़ था. इसमें ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोडेड है और ये हमारा 5वां और लास्ट वीडियो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का.
तो आइए हम लोग देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, विच सेज द प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट इज एसोसिएटेड विथ। प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट जो है वो इनमें से किन के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए पैवलोव, ऑप्शन बी थॉरनडाइक, ऑप्शन सी कोलबर्ग, या ऑप्शन डी दैट इज स्किनर। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पैवलोव। पैवलोव ने प्रपोज किया था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट बाय एक्सपेरिमेंटिंग ऑन अ डॉग। ये प्रिंसिपल हमारा बताता है एसोसिएशन बिटवीन कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुली के बारे में। ये हमारा बेस्ड है ऑन द आइडिया दैट द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन इन्फ्लुएंस द फ्यूचर बिहेवियर। तो यही था हमारा प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जो कि पैवलोव के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया, और ये एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा किए, जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था एक डॉग के ऊपर। और ये हमें बताता है कि किस तरीके से कंडीशनड और अनकंडीशनड स्टिमुली के बीच में एक एसोसिएशन होता है। जो भी हमारा आइडिया होता है, उसका जो रिजल्ट होता है उस एक्शन का, वो इन्फ्लुएंस करता है कि हमारा फ्यूचर बिहेवियर कैसा होगा। तो इसी के साथ आज का मैं अपना वीडियो यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग मेरे वीडियोस को इतने अच्छे से देख रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप कि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल और अच्छे कंटेंट लाती रहूँगी इसी तरीके से। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ मैं आज। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि हम लोग उसमें डील करेंगे। तो तब तक के लिए कीप मोटिवेटेड and keep studying. Thank you. Have a great day. Bye bye.